चलिए, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। चलिए बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया है ना। चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे कि हड़प्पा की सभ्य जो सामाजिक व्यवस्था थी ये कैसी थी। समतावादी थी, दास श्रम आधारित थी, रंग वर्ण आधारित थी या जाति आधारित थी। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही, आपने सही बिल्कुल सही आपका है। यहाँ पर समतावादी थी, क्या समतावादी थी। और हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का जो एक मकान है एक साथ ही निर्मित मिले हैं। जो उच्च लोग थे और निम्न दोनों के ही एक साथ निर्मित आपके मिले हैं ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन था। चलिए, अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा या चांदी। तो बिल्कुल इजी है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबे का उपयोग सबसे पहले यहाँ पर किया गया था। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए, और इसीलिए आपको पता है कि ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष आपके पाए गए हैं। तो बताइएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो अवशेष पाए गए हैं वो आपके कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं। चलिए, 3 का ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर देखिए, आपके रावी नदी है ना और आपके सिंधु नदी, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। डी नंबर, ए और बी दोनों आपका जवाब राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मोहनजोदड़ो वगैरह है ना, ये कुल मिला कह सकते हैं जो सैंधव सभ्यता थी इसका विस्तार जो था वो त्रिभुजाकार था। कैसा था, तो आपका त्रिभुजाकार था, इस प्रकार से था। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हल्दी घाटी की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। अब हल्दी घाटी की लड़ाई देख सकते हैं कि एक बेहतरीन और बहुत ही काफी रोमांचक आपकी रहा है ना। ये युद्ध जो कि हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी, है ना। ये कब लड़ी गई थी, तो आपके 1576 कहाँ पर है, ऑप्शन दिया गया है 1576, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें लड़ी गई थी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया। चलिए बताइएगा, यहाँ पर हुमायूं हारने के बाद भारत से भागकर चला गया था, ऐसा कौन सा युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर देखो, कन्नौज का युद्ध, जिसे हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं ना, इसे कन्नौज का युद्ध या इसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। ये आपके 1540 में लड़ा गया था। कब, 1540 में लड़ा गया था। किसके बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच आपका लड़ा गया था, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से देखो क्वेश्चन दिया गया है। और थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है ना, पढ़ने में बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन एक बार समझिएगा तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है 1939 में पहली बार गांधी जी ने अपनी नियंत्रित सामूहिक संघर्ष की विशिष्ट विधि का प्रयोग किस भारतीय रियासत में किया। उन्होंने इस कार्य के लिए अपने किस घनिष्ठ सहयोगी को सत्याग्रह की बागडोर सौंपी थी। यहाँ पर देखिए, आपका जो जवाब बनेगा वो बी हो जाएगा। जयपुर में जो आपके जमुनालाल बजाज थे, कौन, जयपुर में जो जमुनालाल बजाज थे उनको इन्होंने कहा, क्योंकि ये गांधी जी के घनिष्ठ क्या थे, सहयोगी थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन थी। जवाब आ रहा है, कह रहे हैं आपके 2 होगा, अर्थात कह सकते हैं ऑप्शन सी बनेगा। मतलब देखो, गांधी जी चाहते थे कि सत्य बोलिए, उन्होंने कहा कि सत्य बोलिए, है ना, और क्या, अहिंसा का पालन करिए, है ना। यहाँ पर धर्म के बारे में कभी उन्होंने लड़ाई नहीं किया है और ना ही सत्याग्रह, इनका कोई चारा नहीं था। मजबूरियां होती हैं तब आपका होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सी नंबर फर्स्ट और सेकेंड इसका जवाब राइट बन जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। परिसंघ बनाने का विचार था सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। यहाँ पर 8 का जवाब क्या बनेगा, तो याद रखिए जो आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 आया था, कौन, भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 आया था, इसी में आपका ये विचार किया गया था। मतलब देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और तो आपको पता होगा कि भारतीय परिसंघ जो कि 11 ब्रिटिश प्रांतों में 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों में देशी या रियासतों को मिलाकर ये सब बना था। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कलकत्ता, मद्रास, बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे। तो बताइएगा, जो कलकत्ता का उच्च न्यायालय है, बंबई, मद्रास का है, बंबई का, ये जो आपके उच्च न्यायालय हैं वो किसके वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे। चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो 1861, है ना। 1861 के हिसाब से देखा जाए तो आपके लॉर्ड कैनिंग, यहाँ पर जवाब कौन सा बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता में,
14 अगस्त 1862 को बंबई में और 15 अगस्त 1862 को मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो याद रखिए सबकी डेट क्या है, 1862 है। क्या है, 1862 में तीनों किए गए हैं, लेकिन डेट का यहाँ पर अंतर दिया गया है ना, डेट आपका अंतर है। जो आपका कलकत्ता था, कलकत्ता ये आपका हुआ था 1 जुलाई को हुआ था, ठीक है, 1 जुलाई को हुआ था, और 14 अगस्त को हुआ था ये मद्रास वाला, और 15 को हुआ था बंबई वाला, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। चलिए पूर्ण स्वराज की जो आपकी मांग थी या कह सकते हैं शपथ थी, ये किसमें दिया गया था। यहाँ पर कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो चलिए आपका 1929 आपको याद होगा लाहौर अधिवेशन। कौन, तो आपका लाहौर अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये आपका अधिवेशन हुआ था, और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस ये मनाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट बन जाएगा। हाँ याद रखिएगा, रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगों को पहली बार ध्वजारोहण किया गया था। भारतीय तिरंगे को सबसे पहले ध्वजारोहण कहां पर किया गया था, तो रावी नदी के किनारे इसी आपकी कह सकते हैं अधिवेशन में किया गया था। इतने क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चलिए बताइएगा कि संसार की सबसे जो स्वच्छ झील है वो आपकी कौन सी है। तो याद रखिए कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है ना। यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सुपीरियर झील हो जाएगा। जो सुपीरियर झील है, मीठे पानी की झील है, और सबसे स्वच्छ झील भी आपकी है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें कि आपके अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 5 झीलें हैं, कितनी है, 5 झीलें स्थित है। 5 झील में आपने सुपीरियर झील तो पढ़ाई है ना, सबसे बड़ी आपकी है। अन्य झील में आपकी आती है मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, ओरंटियो झील, ठीक है, और एरी झील, इनमें से आपकी आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए जलवायु पर, भारत की जलवायु पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर दिया है मानसून, तो आपका होना ही होना चाहिए। भूमध्य रेखा का जो सानिध्य है और हिंद महासागर का अस्तित्व, इनका तो पड़ता है। लेकिन ये जो गल्फ आपकी है महासागरीय धारा, गल्फ महासागरीय धारा, ये आपके भारत के मानसून को कोई इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम वगैरह ये आपके भारत के मानसून पे नहीं रहती है ना। इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। क्योंकि भारतीय जो मानसून है वो कई प्रकार के जलवायु के प्रकारों में बटी हुई है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया कुल्लू घाटी किसके बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी आपने नाम सुना होगा, आपकी एक पर्वत श्रेणी है, धौलाधार पर्वत श्रेणी, है ना, और पीर पंजाल श्रेणी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कुल्लू घाटी और धौलाधार पर्वत श्रेणी है ना, मतलब कुल्लू घाटी जो स्थित है धौलाधार पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के आपके बीच स्थित है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो कुल्लू है एक हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गया सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं। सुनामी तरंगे जो उत्पन्न होती है किससे होती हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सभी के जवाब बहुत ही स्पीड में आ रहे हैं, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं, 14 का जवाब देना है। तो याद रखिए समुद्र के नीचे भूकंप आते हैं। अब भूकंप आते हैं, देखो कई प्रकार के रीजन में होते हैं। जैसे क्या है, ज्वालामुखी आ गया तो चट्टाने थोड़ी सी हो गई, तो उसमें क्या होते हैं, ये भूकंप आने के चांस भी आपके बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर जो इसका जवाब बनेगा वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है, जिनमें से धान, ज्वार, बाजरा आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। तो चलिए बताइए, आपसे पूरा बता दिया गया है कि ये कौन सा महीना है, इसमें कौन सी फसल होती है। जैसे आपके यहाँ पर धान लगाते हैं, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, है ना। और देख सकते हैं मई जून का महीना है, अर्थात मौसमी वाला आपका है मानसूनी। और मानसूनी में कौन सा हो जाएगा, तो भाई आपको मानसून में बारिश जब आती है, बारिश वो खराब होती है ना, क्योंकि वो कचड़ा हो जाता है, तो खास से खरीफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन दिया गया है कि एक अनुसूचित बैंक को शामिल किया जाता है। मतलब जो आपके अनुसूचित बैंक आपकी है, अनुसूचित बैंक है, इसको किसमें शामिल करते हैं। तो चलिए चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एक आपका अधिनियम बना था, कौन सा, आपका अधिनियम द्वितीय अनुसूची, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए जाते हैं जो आपके अनुसूचित बैंक आपके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार परिसंचालन के साधन आपके कौन से होते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको डेली का डेली मिल रहा है, देख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, मौद्रिक नीति आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौद्रिक नीति आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा।
कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति द्वारा जो मुद्रा आपूर्ति होती है और ब्याज दरों का जो नियंत्रण किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक अर्थात इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। तो चलिए आज एक नया नाम आपने सुना होगा, शाही बैंक, है ना। शाही बैंक जो कि आपको इंपीरियल बैंक को ही कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके 1921 ईस्वी में, कब 1921 में इसे इंपीरियल बैंक बोला गया था। कह सकते हैं इंपीरियल बैंक की जो स्थापना हुई थी 1921 में हुई थी, लेकिन यही समय परिवर्तन हुआ और एक सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक बना और 1955 में, कब 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अर्थात आगे चल के इंपीरियल बैंक 1955 में के नाम जाना लगा तो आगे भारतीय स्टेट बैंक नाम से जाना जाने लगा। क्लियर हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई थी। और देखो आज की जो क्वेश्चन है आपके बेहतरीन लेवल है, मतलब देखा जाए जो इस प्रकार से पीईटी का लेवल रहने वाला है वही लेवल इस पेपर में आज को देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए 19 का जवाब देना है। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका दिया गया है नरसिम्हन समिति, कौन सी है, तो आपकी 19 का ऑप्शन भी हो जाएगा नरसिम्हन समिति। यह कब आई थी, तो आपके 1991 में पहली नरसिम्हन समिति की स्थापना की गई थी, जिसमें बैंकों में सुधार और वित्तीय समावेश पर टिप्पणी की गई थी। और दोबारा फिर क्या हुआ, दोबारा एक बार फिर से आई 1998 में। 1998 दूसरी नरसिम्हन समिति की स्थापना की गई थी। तो ये पहले वाले में हुआ था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय में से किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान आपका है। चलिए बताइएगा। देखो ये डेली आपको क्वेश्चन मिलता है, गलती मत करिएगा कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसमें अब सर्वाधिक जो योगदान रहता है वो कौन से क्षेत्र का रहता है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देते रहिएगा। जवाब आ रहा है यहाँ पर बी नंबर और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर। याद रखिए यहाँ पर जो आपका जवाब होगा वो आपका सी नंबर होगा, तृतीय क्षेत्र। वर्तमान में याद रखिए, वर्तमान में तृतीय क्षेत्र था जो आपका सेवा क्षेत्र होता है, उसका योगदान आपके भारत में हो गया है। इस कारण से याद रखिएगा अब आपको तृतीय लगाना है ना। बहुत पहले की बात है, प्राथमिक क्षेत्र जो हुआ करता था बहुत आगे होता था, लेकिन वर्तमान में तृतीय क्षेत्र था जो आपका हो गया है। यही कारण है कहीं ना कहीं भारत डेवलप की ओर ज्यादा आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ रहा है। जिस देश की सेकंड वाला स्थिति अर्थात द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आपका अच्छा होता है वही सबसे ज्यादा कह सकते हैं देश उज्जवल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहां देख सकते हैं। मतलब देख सकते हैं भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं इनको हम कहां पर देखेंगे, कौन से भाग में देखेंगे। यहाँ पर 20 नंबर का जवाब देना है। तो देखो आपके जो प्रस्तावना है, क्या प्रस्तावना, याद रखिएगा कि भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं क्या, कि हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग ये संविधान की उद्देशिका में ही देख सकते हैं। इसमें बहुत ही भव्य और उदार शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगर आप कभी पढ़ें और अच्छे से देखें तो ऐसे ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है, वे सभी आपके उच्चतम मूल्यों को भी साकार किया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है। तो चलिए यहाँ पर लाइक शेयर करते रहिए क्योंकि आज का मॉडल पेपर आपका बेहतरीन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है, शेयर भी करते रहें। चलिए देखो यहाँ पर जवाब आ गया है कि नए राज्य को अगर बनाना है उसके नाम की सीमा परिवर्तन करना है और ऐसी शक्ति जो दी गई है किसके पास। 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके संसद के पास है। किसके पास, तो आपके संसद के पास है। आपको भाग 1 में बताया भी गया होगा कि भाग 1 जो आपका आर्टिकल नंबर आपका 3 है, इसके तहत किसी राज्य का क्षेत्र अपना अलग करके 2 या 2 से अधिक कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय की जो न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ होता है। आपने नाम सुना होगा कि उच्चतम न्यायालय में जो न्यायिक पुनरीक्षण होता है इसका मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब होता है यहाँ पर कि कानूनों की जो संवैधानिक बद्धता है उसका पुनरीक्षण किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्ति होने की आयु कितनी है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं सेवा मुक्त अर्थात सेवानिवृत्त हो सकते हैं, ये कितनी आयु में हो सकते हैं। यहाँ पर 24 का जवाब देना है। तो चलिए कहाँ पर यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। तो देखो डी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। कोई ऐसी सीमा आपकी नहीं है जब तक वो अपने क्या कंडे की स्थिति में नहीं जाते हैं, जब तक उन्हें माचिस लगाकर जला ना दिया जाए तब तक ऐसी कोई सीमा नहीं है, वो बने रह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही लाजवाब है, बेहतरीन है। बताइएगा, कह रहा है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है।
चलिए लॉक करिए जल्दी से। यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका डी। देखो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, ऑप्शन डी होता है, यही अंतिम व्याख्याकार होता है और इसी का निर्णय सर्वप्रथम मान्य होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सामान्य विज्ञान के, कह रहे सब्जियां खराब होती हैं क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है। तो चलिए 26 का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर बताइए कि सब्जियां खराब हो जाती हैं, है ना, उनमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है। आलू तो जल्दी खराब होती नहीं है, आलू तो जल्दी नहीं खराब होती है, क्यों, क्योंकि पानी की मात्रा इतनी होती नहीं है। लेकिन जो हरी हरी सब्जियां होती हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से क्या होती है, जल्दी से खराब हो जाती हैं। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर इनके साथ साथ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सब जो होती हैं सब्जियों को सड़ाती हैं, लेकिन मेन कौन होता है, जाल होता है, ठीक है। अगला दिया गया है कि उर्वरक की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है। उर्वरक की कार्यात्मक इकाई इनमें से क्या होती है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, आपका सी हो जाएगा, नेफ्रॉन होती है। क्या होता है, नेफ्रॉन। अर्थात जो आपका उर्वरक बना होता है वो आपकी असंख्य कह सकते हैं, बहुत ही करोड़ों की संख्या में आपके नेफ्रॉन आपके होते हैं, उसी के माध्यम से यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बृहत्तम ऊंचाई से गिरती हुई वर्षा की बूंदों के सापेक्ष निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि अनंत वेग के साथ साथ गिरना जो कि भिन्न भिन्न बूंदों के लिए भिन्न भिन्न होगा, है ना। फिर इसके बाद दिया है वे समान वेग के साथ गिरेंगे, उनका वेग बढ़ेगा और वो धरती पर भिन्न वेग गति से पड़ेंगे, उनका वेग बढ़ेगा और वे समान वेग से धरती पर पड़ेंगे। मतलब ये क्वेश्चन को ऐसे घुमाया गया है, लेकिन पहला ही आंसर आपका बन जाएगा कि अनंत वेग के साथ गिरना जो कि भिन्न भिन्न बूंदों के लिए भिन्न भिन्न आपका होगा, कोई यहाँ पर छोटी कोई आपकी बड़ी, इस हिसाब से कौन बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसका कारण भी यही होता है गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, है ना। बृहद ऊंचाई में है गिरती है तो उनका जो खिंचाव होता है, वेग होता है, वो उनके साइज पर डिपेंड होता है कि उनकी साइज क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका आ गया, निम्नलिखित में से किस द्रव में श्यानता अधिक होती है। चलिए तेल है, दूध है, जल है या पेट्रोल है। तो यहाँ पर देखो श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन से, क्या होता है, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन से होता है ना। तो चलिए 1 मिनट एक बार और थोड़ा सा उनका वेग बढ़ेगा नहीं कुछ। चलिए यहाँ पर बताइए 29 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस द्रव में श्यानता अधिक होती है। चलिए लॉक करिए जल्दी से। कह रहे हैं तेल है, दूध है, जल है और आपका पेट्रोल है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो सबसे गाढ़ा इनमें से क्या होता है, सबसे गाढ़ा होता है क्या, तेल होता है। क्या होता है, सबसे गाढ़ा क्या होता है, तो आपका तेल होता है। यहाँ पर दूध नहीं होता है, ठीक है, तेल होता है, सबसे गाढ़ा होता है, ठीक है। तो श्यानता इसकी जवाब क्या है। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं है। मतलब नाम से तो ये सिल्वर है, नाम से सिल्वर है, लेकिन वास्तविकता ये आपके रजत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर सही जवाब कौन सा बनेगा। तो चलिए 30 नंबर का ऑप्शन आ रहा है बी। याद रखिए जर्मन सिल्वर। कौन, तो ये जो जर्मन सिल्वर है ना, जर्मन सिल्वर अर्थात ये चांदी की तरह चमकदार होती है, किंतु इसमें चांदी नहीं होती है ना। यह कॉपर, निकेल और जिंक का मिश्र धातु है। जो आपका जर्मन सिल्वर है इसमें क्या क्या होता है, तो आपका कॉपर होता है, साथ में निकेल होता है और आपका जिंक की मिश्र धातु होती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। तो IMP क्वेश्चन, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो सामान्य हिंदी का क्वेश्चन है। देखते हैं सामान्य हिंदी में क्या प्रकार से क्वेश्चन दिया है। इनमें से कौन सा वाक्य यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है। तो चलिए अशुद्ध क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट जो दिया गया है कि वे तो वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर कह रहा है मुझे आशा है कि आप मेरे सुझावों पर विचार करेंगे। 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन सी नंबर है ना, 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य किया जाए तो हो जाएगा कि 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे पर ये होगा, ये अशुद्ध वाक्य आपका है। यहाँ पर कह सकते हैं कि स्थान पर यह होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर दिया खर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है खर का पर्यायवाची क्या होता है, खर किसे कहते हैं, तो बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 37 नंबर में, ऑप्शन 37 का आ रहा है सी नंबर और यहाँ पर डी नंबर आ रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पर आपका जवाब डी हो जाएगा। खर मतलब क्या होता है, जो गधा होता है ना, गधा। यहाँ पर याद रखिए गधा के पर्यायवाची हमने बताया था कि गधा हो गया, धूसर हो गया, है ना, चक्री वाहन भी बोला जाता है, इसे रासव भी बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका डी आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। और एक नाम बहुत प्यारा होता है, प्यारा नाम याद रखिएगा, वैशाख नंदन। क्या याद रखिए, इनको बोला जाता है वैशाख नंदन। तो आपको याद रखिए वैशाख नंदन भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सच्छास्त्र का उचित आपको विच्छेद करना है। चलिए सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा।
38 नंबर में। तो यहाँ पर देखो अगर तोड़ेंगे तो चा का परिवर्तन क्या होता है, ता हो जाता है। जब भी कभी छा के पहले चा आता है तो उसका कन्वर्ट किस में होता है, आपके ता में आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो बन जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सच्छास्त इस प्रकार से आपका राइट बनेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आपका बनेगा। और यहाँ पर ये जो छा है आपका सा में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है। कौटिल्य का विलोम क्या होता है, देखो कौटिल्य मतलब होता है कुटिलता। क्या होता है, कौटिल्य का अर्थ होता है कुटिलता, है ना, कुटिलता होता है। और इसका जो सरलता बन जाएगा, और सरलता को बोलते हैं आर्जव। क्या बोलते हैं, आर्जव। तो यहाँ पर आर्जव कहाँ पर लिखे हैं, ऑप्शन बना आपका सी नंबर। याद रखिए कौटिल्य का अर्थ होता है कुटिलता, तो इसका विपरीत बनेगा क्या, सरलता। सरलता को कहते हैं आर्जव कहते हैं, क्या आर्जव कहते हैं, या इसे हम लोग बोल देते हैं नम्रता। क्या बोल देते हैं, नम्रता बोल देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नियति शब्द का समानार्थी शब्द बताइएगा। तो यहाँ पर नियति, नियति मतलब क्या होता है, बोलते हैं नियति सही नहीं है, बोलते हैं ना नियति सही नहीं है, मतलब भाग्य सही नहीं है ना, और भाग्य नहीं सही है तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका दिया गया है सामान्य जागरूकता। इंडिया टुडे क्या है, आपने इंडिया टुडे पढ़ा होगा, बताइएगा इंडिया टुडे है क्या। तो चलिए यहाँ पर आप जवाब बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल है, ग्लोबल टीचर अवार्ड भी इनको दिया था, है ना। चलिए बताइए, यहाँ पर बताइए इंडिया टुडे में आइए, इंडिया टुडे में आइए, कह रहा है इंडिया टुडे है क्या। तो चलिए हम लॉक कर देते हैं आपके इस ऑप्शन को 61 नंबर में। यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, ये समसामयिकी की एक नई पत्रिका है, ठीक है। इंडिया टुडे क्या है, ये समसामयिकी की क्या है, एक आपकी समसामयिकी घटनाओं पर आधारित एक पत्रिका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वन महोत्सव भारत में कब मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दिवस आपके पढ़ा दिए हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। वन महोत्सव जो आपका होता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। हमने बताया था इसकी शुरुआत हुई थी कब, तो आपके 1950 में एक केंद्रीय कृषि मंत्री डॉक्टर जे.एम. मुंशी द्वारा शुरुआत की गई थी, ठीक है। 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका संभावित है, एग्जाम में आपका मिल भी सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी। तो यहाँ पर 24 अक्टूबर, आपको याद होगा कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, और आपका 1945 है ना। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। याद रहेगा, इतना पॉइंट सभी को याद रहेगा। मुख्यालय अगर पूछे तो क्या बताओगे, न्यूयॉर्क, ठीक है। क्या है इसका मुख्यालय, कहाँ पर है, तो आपके न्यूयॉर्क में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है गुरु गोपीनाथ निपुण थे। यहाँ पर दिया है गुरु गोपीनाथ, और गुरु गोपीनाथ जो थे एक कथकली डांसर हैं, क्या है। तो यहाँ पर 64 का ऑप्शन हो जाएगा, ये परंपरागत जो अनुशासन में निपुण थे, और यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। अब देखो सार्क का सदस्य नहीं है, आप सभी लोग जवाब दे सकते हैं। हमने एक ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा, कि सार्क का मुख्य जो सदस्य नहीं है कौन नहीं है। फिर से यहाँ पर नए लोग जुड़े हैं तो बस जल्दी से यहाँ पर बता देंगे कि आपका ये भारत है, और भारत के पड़ोसी देशों की संख्या देखा जाए तो आपके 9 है। कौन से 9 है, 7 आपके स्थल के साथ जुड़े हैं, और एक श्रीलंका है, और आपका कौन सा मालदीव है ना, और एक मिला दिया जाए भारत तो कितना हो गया, 10 हो गया ना। हमने बताया था सार्क मछली बहुत खतरनाक होती है ना, सब लोग डरते हैं, लेकिन जो चाइना वाले होते हैं अर्थात चीन वाले होते हैं, वो मार मार कर अर्थात म्यांमार मार मार कर क्या करते हैं, सार्क को उठा ले जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो चीन है ना, क्या है, चीन है, वो मार मार कर को लेके चला जाता है। तो चीन और म्यांमार भाग गए, तो बचे कितने, तो आपके 8 बचे। तो याद रखिएगा कि आपको कभी भी पूछे तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि चीन और म्यांमार इसमें शामिल नहीं है, लेकिन आपके 8 देश आपके हो जाएंगे। तो इस हिसाब से कौन सा हो गया, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। 8 सदस्य देश है, इसका मुख्यालय आपके काठमांडू है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है पहला गुटनपेच आंदोलन कहां पर आयोजित हुआ था। यहाँ पर 66 नंबर आपको देख नहीं रहा होगा, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि पहला गुटनपेच जो आंदोलन हुआ था ये आपके बेलग्रेड में हुआ था। कहां पर, बेलग्रेड में आपका हुआ था 1961 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। चलिए थोड़ी सी पीडीएफ गड़बड़ है, लेकिन आप लोग सुनते रहिएगा, ठीक है। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में हुआ था। आप सभी को याद है कि भारत को पहला नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो मिला था आपके 1913 में, और किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, है ना। अगला दिया गया है कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिए ये यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यूनेस्को जवाब आपका हो जाएगा, और किसके लिए, तो विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। मतलब जो भारत का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, भारत का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, ये कहाँ पर
मिलेगा तो आपके नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली। बिल्कुल जवाब सही है, नई दिल्ली आपका जवाब राइट हो जाएगा, है ना। और ये भारत के तहत एक आपका स्वच्छ संगठन भी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? अब स्थायी सदस्य नहीं है तो इसको भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के जो आपके 5 जो आपके हैं स्थायी सदस्य हैं और एक जो 10 आपके हैं वो आपके अस्थायी सदस्य आपके होते हैं। स्थायी सदस्यों में कौन कौन है? तो आपका यूके हो गया, यूएसए हो गया, चीन और फ्रांस और आपके रूस, है ना। कौन कौन? यूके, यूएसए, चीन, फ्रांस और आपके रूस। तो इसमें से स्थान किसका नहीं आया है? ऑस्ट्रेलिया के स्थान इसमें से क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा आपसे कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के एक नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। जवाब इनमें से क्या बनेगा? जवाब इनमें से 101 का जो आंसर बनेगा दोस्तों, इनमें से क्या हो जाएगा? डी नंबर है, ये मिस्र बना है दोस्तों, मिस्र हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तराखंड में कहां एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों ये 4 मीटर का अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है और ये उद्घाटन जो हुआ है उत्तराखंड में, ये कहां पर किया गया है? इसका जो ऑप्शन होगा बी नंबर, देवस्थल में किया गया। कहां पर है? देवस्थल जो ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा देवस्थल। क्या सही है या नहीं सही है बताइए भाई। नैनीताल जिले में स्थित देवस्थल। अब आपको देखिए, अगर देवस्थल ना होता तो हम लोग नैनीताल लगा देते, क्यों? क्योंकि नैनीताल जो आपका है वो जिला है ना, और जिला के अंदर क्या है? देवस्थल है, तो इसलिए आप क्या बताएंगे? देवस्थल। अगर ये ना होता तो आप लोग नैनीताल लगा देते दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का ये सबसे खुशहाल देश है, इसका नाम है फिनलैंड। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे जैसे सबसे खुशहाल देश में आते हैं, तो इसका ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बटरफ्लाई इको पार्क नामक किस राज्य के छोटा खोला में पूर्वोत्तर भारत का पहला तितली पार्क खोला गया है? दोस्तों 104 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? 104 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपके त्रिपुरा में। कहां पर किया गया है? तो आपके त्रिपुरा इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। वो भी पूछा गया है आपसे, क्या? पूर्वोत्तर भारत का पूछा है, क्योंकि एक उदयपुर में भी तितली पार्क बना है ना, उदयपुर में भी बना है, इस कारण से इसका जो ऑप्शन आपका ये नंबर बनेगा। अगला आपसे दिया गया है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है, ये भारतीय उद्योगपति हैं, इनका नाम क्या है? तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, रतन टाटा को। किसे? रतन टाटा, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया है कि टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में जारी दुनिया की सर्वोत्तम स्थानों की सूची 2023 किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? तो दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची जो 2023 में आई है उसमें से शामिल किया गया है आपके लद्दाख को और आपके मयूरभंज को। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर जो उड़ीसा का मयूरभंज है वहाँ पर दुर्लभ बाघ हैं, और लद्दाख में जो मंदिर है उनके बारे में इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा आपके सूर्यवंशम, ठीक है। कौन है? सूर्यवासम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में किस विमान वाहक पोत को प्रेसिडेंटस कलर प्रदान किया है? प्रेसिडेंटस कलर प्रदान किया है। क्या दिया है? प्रेसिडेंटस कलर प्रदान किया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, कौन सा? डी। याद रखिए, INS द्रोणाचार्य। क्या हो जाएगा? INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है, और ये 16 मार्च 2023 को किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है या बनने का लक्ष्य रखा है? नेट जीरो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी हो जाए आपका 2030 तक। कितना? 2030 तक ये नेट जीरो मतलब जीरो कार्बन उत्सर्जन के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे बनने का लक्ष्य भी रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? चलिए 110 को ऑप्शन देना है, और दोस्तों ये आपके हैं एरिक गारसेटी। क्या है? एरिक गारसेटी, ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने मैकमोहन रेखा को अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दिया है? तो किस देश ने मैकमोहन रेखा को अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा? दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या बनेगा? तो राइट हो जाएगा सी, अमेरिका इसका आंसर बनेगा, ठीक है ना। अमेरिका ने हाल ही में एक द्विदलीय प्रस्ताव पारित किया है जिसमें मैकमोहन रेखा को अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है, और पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया भी गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है?
दोस्तों दुनिया का सबसे ज्यादा आयात किए गए हथियार, और ये किए गए आपके भारत में। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों 113 का जो ऑप्शन दिया गया, 113 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा शक्तिकांत दास को। ठीक है, शक्तिकांत दास ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। ये नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत का लिंगानुपात 2022 के अपडेट के अनुसार जो आपका है वो कितना है। तो यहाँ पर यार रखिए 907 बचा है, पहले तो 912 था लेकिन 907 बचा है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट होगा। 907 महिला है तो 1000 पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन है, मेथेनॉल की चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ पर किया गया है। ये मेथेनॉल से चलने वाली ये भारत की पहली बस सेवा है और इसका अनावरण जो हुआ है कहाँ पर हुआ है, तो ऑप्शन डी आपके बेंगलुरु में। कहाँ पर हुआ है, बेंगलुरु, जिसका ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया मतलब 4 पैरों वाला रोबोट और एक एक्सोस्केलेटन विकसित करने की घोषणा किया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 16 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर 16 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा राइट हो जाएगा सी। इसका नाम है सोया रोबोटिक्स। क्या नाम है, सोया रोबोटिक्स इसका नाम है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है स्विस फार्म एक्वायर का हाल ही में क्या हुआ है, एक रिपोर्ट जारी की गई है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया का कौन सबसे प्रदूषित देश बताया है। दोस्तों भारत को दुनिया का कौन से नंबर का है, चूंकि दूषित प्रदेश है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर 8वां है। दोस्तों याद रखिए भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है, तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए मतलब भारत में थोड़ा सा 3 पायदान सुधार किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अमेरिका स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाले कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिका स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देती थी, है ना, और इस बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है। और ये घोषित किया है ऑप्शन बी आपकी सिलिकॉन वैली बैंक। कौन है, सिलिकॉन वैली बैंक ने दिवालिया होने के बाद स्टार्टअप इसका बुरा असर पड़ने की आशंका जताई है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपके, ये है आपका सिद्धूरा, क्या नाम है, सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इस प्लेटफार्म की कुल लंबाई कितनी है, 1505 मीटर है। कितनी, 1505 मीटर है। ये कर्नाटक के हुबली में आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके पहले कौन था, है ना, तो इसके पहले गोरखपुर था, अब हो गया है कौन सा, बी नंबर है, याद रखिएगा ये हुबली वाला हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 95 नंबर का जो ऑस्कर 2023 है, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म ने जीता है। दोस्तों 120 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा द एलिफेंट विस्पर्स। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आज की क्लास में रखते हैं, ठीक है। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को धन्यवाद।